हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो साइंस का मॉडल प्रैक्टिस सेट का पहला पार्ट है, जिसमें आप सभी स्टूडेंट देखने वाले हैं साइंस का नए पैटर्न पर आधारित 1 से लेकर 80 तक का ऐसे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस पर मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल है हमारा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है 1, ऑप्शन बी में दिया गया है 2 और ऑप्शन सी में दिया गया है 3, ऑप्शन डी में दिया गया है 4। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन 2 में दिया गया है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश के परिवर्तन की बात की जाए या प्रकाश के अपवर्तन की बात किया जाए तो परिवर्तन एवं अपवर्तन दोनों के 2 नियम होते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 2। मैट्रिक एग्जाम के सब्जेक्टिव सवाल में ऐसे पूछे जा सकते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखें, तो आसान भाषा में लिख आइएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। उसके बाद में नियम नंबर 2 में लिखिएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देख लीजिए। क्वेश्चन 3 में बोला गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, उत्तल लेंस। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 में दिया गया है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, यानी वैसे मनुष्य जिनके आंखों के माध्यम से निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पा रहा है किंतु दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पा रहा है, तो वैसे व्यक्तियों की आंखों में दूरदृष्टि दोष हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन ए होगा, दूरदृष्टि दोष। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देख लीजिए। क्वेश्चन 5 में बोला गया है मानव नेत्र में, अब यहाँ पे बोला गया मानव नेत्र में डैश, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। हमेशा के लिए याद रखिएगा कि मानव नेत्र अर्थात मनुष्य की आंख में उत्तल लेंस होता है। यही कारण है कि क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, उत्तल लेंस। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन 6 में बोला गया है मानव नेत्र यानी मनुष्य का आँख वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनाता है, यानी मनुष्य का जो आँख है उस पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन से भाग पे बनता है। तो पहला उसमें दिया जाएगा कर्निया पे बनता है, आइरिस पेशिया पे बनता है, रेटिना पे बनता है और पुतली पे बनता है। तो चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, रेटिना पर। उसके बाद में अगला सवाल का आंसर तो उम्मीद है आप सभी को मालूम होगा कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान में क्या परिवर्तन होता है। तो इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। याद रखिएगा कि लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है ना, वो बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है। यही कारण है कि बड़े बड़े उपकरण भी ध्वस्त हो जाते हैं, जलकर खाक हो जाते हैं। उसके बाद में अगला सवाल को देख लीजिए। किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पे आप सभी को प्रतिरोध ज्ञात करके बताना होगा। तो आसान भाषा में क्या कीजिएगा कि ये 220 वोल्ट दिया गया था, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है, तो 220 वोल्ट में आपको 2 एम्पियर से भाग लगा देना होगा। तो ये कितने मरतबे कटेगा, तो 110 मरतबे कटेगा। हम यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं प्रतिरोध, और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, तो 110 में ओमेगा का सिंबल ओम के लिए लगा देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हमारा आएगा वो 110 ओम होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देख लीजिए। क्वेश्चन 9 में बोला गया है कि R ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों का समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो किताब का आंसर था ऑप्शन ए था, हमारे हिसाब से इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होना चाहिए, क्योंकि समानांतर क्रम में किसी प्रतिरोध को 1/अल्फा या 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 के क्रम में बैठाया जाता है।
और श्रेणी क्रम में किसी प्रतिरोधों को R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस क्रम में बैठाया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 में बोला गया है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका आंसर बताइए कि विद्युत धारा का प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, एम्पियर। और यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा जाएगा तो ओम हो जाएगा, और प्रतिरोध में केवल तकता मिल जाएगा, यानी बोल दिया जाएगा कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वैसे स्थिति में ओम प्रति मीटर हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 में बोला गया है कि धारा मापने वाले यंत्र को कहते हैं, यानी विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन मिला है आमीटर कहते हैं, वोल्टमीटर, कूलाम और एम्पियर कहते हैं। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, धारा मापने वाले यंत्र को आमीटर कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। जैसा कि आप सभी को बता दिए हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, कई बार मैट्रिक एग्जाम में प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछ लिया जाता है और ऑप्शन में ओम ना देकर ओमेगा दे दिया जाता है, तो ओम का ही सिंबल है ओमेगा। तो दोनों चीज़ों को आप सभी को एग्जाम में जाने से पहले याद कर लेना होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 13 को देख लीजिए। बोला गया है कि पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो पवन विद्युत जनरेटर में पवन अर्थात हवा की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। तो यहाँ पे चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 14 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। बुलाया गया है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। पहला में दिया गया लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, और सी में दिया गया नाभिकीय ऊर्जा। आसान भाषा में जान लीजिएगा कि बायोगैस ईंधन का स्रोत में वैसे ईंधन नहीं आएंगे जिसका जो निर्माण है वो मनुष्य स्वयं कर सकते हैं। तो यहाँ पे लकड़ी का निर्माण मनुष्य नहीं कर सकता है, गोबर गैस नहीं कर सकता है, कोयला का उत्पादन नहीं कर सकता है। तो चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 15 में कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है कोयला, ऑप्शन बी में दिया गया है बिजली, ऑप्शन सी में दिया गया है सूर्य, और ऑप्शन डी में दिया गया है परमाणु बम। तो यहाँ पे अगर ऊर्जा की स्रोत की बात की जाए तो चारों ऑप्शनों में जो भी ऑप्शन दिया गया है ये सभी से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, लेकिन प्रश्न में थोड़ा सा एक अक्षर जोड़ दिया गया है कि सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है, तो वो सूर्य है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सूर्य। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देख लीजिए। क्वेश्चन 16 में बोला गया है CuO, जिसे हम लोग कॉपर ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस। तो कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनाता है कॉपर प्लस H2O अर्थात जल बनाता है। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया इस समीकरण में हुई है इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो आप सभी इसका सही जवाब अपचयन अभिक्रिया बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। उसके बाद में अगला सवाल है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो क्वेश्चन 17 के लिए आपको मैट्रिक एग्जाम में इसी प्रकार से 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला मिलेंगे सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी, कार्बनिक, और डी में दिया गया होगा इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने वाले जितने भी यौगिक होते हैं ना, उन सभी यौगिकों को वैद्युत संयोजी कहा जाता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, वैद्युत संयोजी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 को देख लीजिए। काफ़ी सिंपल सवाल बोला गया है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन में दिया गया 10 होती है, 11 होती है, 12 होती है, और डी में दिया गया है 13 होती है। तो याद रखिएगा सोडियम का सांकेतिक चिन्ह Na होता है, जिसका लैटिन नेम नेट्रियम होता है, जिसकी परमाणु संख्या 11, और 11 में 2 से गुणा करके एक जोड़ लीजिए, यानी 11 दूनी 22 और 1 23। इसका परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। तो ये चीज़ आप सभी को याद रखना होगा कि सोडियम एक ऐसा धातु है जिससे चाकू से भी हम लोग काट सकते हैं, जिसकी परमाणु संख्या 11 और परमाणु द्रव्यमान होते हैं 23। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी इंपोर्टेंट मिल गया कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है। उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया Na2CO3, जिसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट कहते हैं,
और सी में दिया गया NaHCO3 जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि बेकिंग पाउडर जो होता है या बेकिंग सोडा होता है उसे ही हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो सवाल में यही ना पूछा गया था कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होगा, तो वो हो जाएगा NaHCO3 जिसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देख लीजिए। क्वेश्चन 20 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है। तो पहला से मिला है चूना पत्थर, ऑप्शन बी में मिला है खड़िया जिसका आणविक CaCO3 होता है जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं और वो संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी होता है। ऑप्शन सी में संगमरमर दिया गया है और ऑप्शन डी में दिया गया प्लास्टर और पेरिस। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक होगा, तो ऑप्शन डी में मिलेगा प्लास्टर और पेरिस। तो प्लास्टर और पेरिस जो है वह एक प्रकार का विजातीय यौगिक है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। कई बार मैट्रिक एग्जाम में ऐसे ही बोल दिया जाता है कि प्लास्टर और पेरिस का आणविक रासायनिक नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा CaSO4 × ½ होता है ना, जिसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो एक चीज़ आसान भाषा में जान ही लीजिए कि HP सोरेन महोदय नामक एक वैज्ञानिक ने एक स्केल का आविष्कार किए थे जिसका नाम पड़ा pH स्केल, जिस पर 1 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहते हैं। अगर किसी भी विलयन का pH मान 1 से लेकर 7 के बीच में आता है तो वह विलयन अम्लीय कहलाता है, 7 रहता है तो उदासीन कहलाता है और 7 से लेकर 14 के बीच में रहता है तो वह विलयन क्षारीय विलयन कहलाता है, अर्थात क्षारक विलयन कहलाता है। तो सवाल में यही बोला गया है कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो क्षारक विलयन का मान दे रहा है। तो आपको वैसे ऑप्शनों का चयन करना होगा जिसका मान 7 और 14, 7 से ऊपर और 14 के नीचे होगा। तो अगर आप चारों ऑप्शन को देखेंगे ना तो ऑप्शन डी में मिलेगा 13 और 13 7 से ऊपर वाली संख्या तथा 14 से नीचे वाली संख्या है। यही कारण है कि क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा 13। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन 22 में बोला गया है पीतल है, अर्थात पीतल क्या है। पहला से मिला है धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है और डी में दिया गया है उप धातु है। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पीतल जो है वो मिश्र धातु है। उसके बाद में अगला सवाल है इसमें 23 में कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। तो यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कौन ऐसा यौगिक है जो आयनिक यौगिक है। ऑप्शन ए में दिया गया CH4 जिसे हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं, जो एक सरल हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी में दिया गया CO2 जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया CaCl2 जिसको हम लोग कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं और यही होता है आयनिक यौगिक का प्रमुख उदाहरण। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, CaCl2 अर्थात कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें आप सभी को बताना होगा कि कौन ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। पहला से मिला है तांबा, गोल्ड, जिंक और डी में दिया गया पोटेशियम। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, गोल्ड एक ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। उसके बाद में अगला सवाल है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। अगर आप मेरे पिछले वाले क्वेश्चनों को देखेंगे तो आप सभी को हम बता ही दिए हैं कि सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होता है। पहला आंसर मिलेगा मीथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है। तो याद रखिएगा कि हाइड्रोकार्बन हम लोग उसे कहते हैं, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिले यौगिक को हम लोग आसान भाषा में हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जांपल C2H4 हो गया, CH4 हो गया, ये सब हाइड्रोकार्बन होते हैं। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोकार्बन नहीं बल्कि हमसे पूछा गया सरलतम हाइड्रोकार्बन यानी सरल हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो वो मीथेन होता है। कई बार मैट्रिक एग्जाम में मीथेन ना देकर CH4 दे दिया जाता है, तो याद रखिएगा मीथेन का ही आणविक सूत्र या संरचना सूत्र CH4 होता है। उसके बाद में क्वेश्चन 26 को देख लीजिए। क्वेश्चन 26 में बोला गया है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, यानी कार्बन जब भी हाइड्रोजन से संयोग करता है यानी कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या चीज़ का निर्माण करता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बना पदार्थ को या बना यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, हाइड्रोकार्बन। उसके बाद में है कि वायुमंडल में CO2 जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं, गैस की उपस्थिति है।
तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया होगा 0.01, 0.05, सी में मिलेगा 0.03 और डी में दिया जाएगा 0.02। तो याद रखिएगा कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस की उपस्थिति है ना, वो 0.03% है। और एक चीज़ याद रखना यहाँ पे बेहद ज़रूरी है, मैट्रिक एग्जाम के चारों ऑप्शनों में एक और ऑप्शन दिए जाते हैं 0.003%। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हड़बड़ी में गड़बड़ी करके आ जाते हैं और 0.03% लिखने के बजाय 0.003% लिखे चले आते हैं, जिनकी वजह से उनका एक नंबर फोकट में ही चला जाता है। तो ऐसी गलती आप सभी को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप सभी को याद रखना होगा कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है, तो 0.03% है दोस्तों। अगला सवाल देखने से पहले आप सभी को बता दें कि जितने भी स्टूडेंट चाहते हैं कक्षा 10वीं के साथ साथ कक्षा 12वीं का सभी स्टेट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ PDF फ्री में डाउनलोड करना, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है। उस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें ढेरों सारे PDF भी डाउनलोड करने के साथ साथ बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट बना दिए गए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपना ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और आप अपनी तैयारी का लेवल स्वयं चेक कर सकते हैं। साथ ही वेबसाइट पे विजिट कीजिए जिसका नाम है questionforexam.com। questionforexam.com पे भी जाके सभी स्टेट का ऑनलाइन टेस्ट देकर आप अपनी तैयारी का लेवल स्वयं चेक कर सकते हैं। या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे भी प्रत्येक दिन सभी सब्जेक्ट का जितने भी वीडियो बनाए जाते हैं सभी का PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाता है। उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स बिना समय गवाए अगला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 28 में कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ओजोन को हम लोग O3 कहते हैं। अब यहाँ पे वो जो है वो ऑक्सीजन है और यहाँ पे जो 3 दिया गया है ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु कहे जाते हैं। तो बोला गया है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा ही रहे होंगे कि ओजोन का मतलब O3 और इसमें ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो 3 है ना। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा 3। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 29 को देख लीजिए। क्वेश्चन 29 में बोला गया है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 29 बोला गया है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो याद रखिएगा आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है और वर्गों की संख्या 18 होती है, समूहों की संख्या भी 18 होती है। तो इसके लिए आपको मैट्रिक एग्जाम में इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ऑप्शन में रहेगा 5, 6, 7, 4। तो याद रखिएगा आवर्तों की संख्या 7 होती है, वर्गों की संख्या 18 होती है। उसके बाद में अगला सवाल है उसमें 30 में कि हीलियम कैसा तत्व है। उम्मीद है कि आप सभी को इसका आंसर भी तो मालूम होगा कि हीलियम कैसा तत्व है। पहला से मिलेगा अक्रिय है, क्रियाशील है, सक्रिय है और डी में मिलेगा उदासीन है। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, अक्रिय तत्व है हीलियम। कई बार मैट्रिक एग्जाम में हीलियम ना देकर He दे दिया जाता है और He जो है वो हीलियम का ही सांकेतिक रूप है। और कई बार यहाँ पे अक्रिय ना देकर शून्य वर्ग का तत्व भी बोल दिया जाता है। तो याद रखिएगा हीलियम जो है वो शून्य वर्ग का पहला तत्व है। इसमें 7 तत्व होते हैं, हीलियम, रेडान, जेडान, क्रिप्टान, नियान। इस प्रकार से अक्रिय तत्वों की संख्या होती है। उसके बाद में अगला सवाल बायोलॉजी से दिया गया है। सवाल पूछा जा रहा है ऑक्सीजन है, पहला से मिला है वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है और कार्बोहाइड्रेट है। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन जो होता है ना वो एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए होंगे। क्वेश्चन का सही जवाब लिख आना है कि यह एक प्रकार का हार्मोन है। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 32 को दिखा देते हैं। क्वेश्चन 32 में बोला गया है मनुष्य में वृक्क संबंधित है। आप सभी को मालूम होगा कि मनुष्य में जो वृक्क होता है ना, वृक्क एक अंग होता है, एक तंत्र होता है। तो यहाँ पे आपको ये बताना होगा कि मनुष्य में जो वृक्क नामक जो तंत्र अर्थात अंग होता है ये कौन से कार्य करने के लिए संबंधित होता है, कौन से कार्य से संबंधित होता है। पहला ऑप्शन पोषण से गलत है, श्वसन से गलत है, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो याद रखिएगा कि मनुष्य में अनेक उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे अवशिष्ट पदार्थों का निर्माण हो जाता है
जिसको बाहर निष्कासन करने की क्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं और यह क्रिया वृक्क के द्वारा संपन्न होती है। तो इसलिए बोला जाएगा कि उत्सर्जन से संबंधित क्या होगा, तो वृक्क होगा, या वृक्क किससे संबंधित होगा, तो उत्सर्जन करने से संबंधित होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 33 में बोला गया है कि मानव में अर्थात मनुष्य में डायलिसिस थैली है। तो मानव के शरीर में जो डायलिसिस थैली होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन 33 के लिए चलिए हम लोग सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया और डी में दिया गया होगा इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि मनुष्य के शरीर में डायलिसिस थैली को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं और प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। उसके बाद में है कि मनुष्य में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो पहला ऑप्शन में देखने को मिलेगा उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और डी में दिया गया होगा विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन 34 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा। मनुष्य में जो भोजन का पचने के साथ साथ एक जो क्रिया होती है उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और कई बार मैट्रिक एग्जाम में उपचयन अभिक्रिया ना देकर संयोजन अभिक्रिया भी दे दिया जाता है। तो याद रखिएगा संयोजन अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। उसके बाद में है मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। पहला से मिला है अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, मलेरिया में होता है और डी में दिया गया है पैरामीशियम में होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 35 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मुकुलन द्वारा प्रजनन। देखिए किताब का आंसर ऑप्शन बी है लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए और यही होगा। देखिए ईस्ट और अमीबा नहीं बल्कि ईस्ट और एक और होता है जिसका नाम है हाइड्रा। ठीक है, तो मुकुलन के द्वारा प्रजनन ईस्ट और हाइड्रा दोनों में होता है। अगर मैट्रिक एग्जाम में हाइड्रा दे देता है तो जाहिर सी बात है ये ईस्ट नहीं देगा और ईस्ट दे देगा तो हाइड्रा नहीं देगा। तो हम जिस प्रकार से भ्रमित होकर ईस्ट को गलत करार दिए हैं वैसे आपको करके नहीं आना होगा। याद रखिएगा ईस्ट और हाइड्रा दोनों होता है। यहाँ पे हाइड्रा ना देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ईस्ट। उसके बाद में अगला सवाल है कि फूलों में अर्थात पुष्प में नर प्रजनन अंग होते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि फूल में नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों होते हैं, लेकिन हमको बताना होगा कि पुष्प में नर जनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि पुष्प में नर जनन अंग को पुंकेसर या पुमंग कहा जाता है। अब आइए नर जनन के बारे में जान लेते हैं, तो मादा जनन के अंगों के बारे में भी जान लेते हैं। तो नर जनन अंग होते हैं पुंकेसर जिसको पुमांग भी कहा जाता है और स्त्री प्रजनन अंग होते हैं स्त्रीकेसर जिसे जयांग भी कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 37 से बोला गया है गुणसूत्र बने होते हैं अर्थात गुणसूत्र किसके बने होते हैं। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है डीएनए, ऑप्शन बी में दिया गया डीएनए और आरएनए के, ऑप्शन सी में दिया गया होगा डीएनए और प्रोटीन तथा आरएनए के और ऑप्शन डी में दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा गुणसूत्र जो बने होते हैं वो डीएनए जिसे हम लोग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल के नाम से जानते हैं, प्रोटीन और आरएनए ये तीनों के मिलकर बनते हैं। अब सवाल मैट्रिक एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जुड़ा अर्थात 46 होता है, जिसमें 22 जुड़ा जो गुणसूत्र होते हैं वो एक समान होते हैं, यानी पुरुष और महिला दोनों में एक समान होते हैं जिसे हम लोग ऑटोसोम के नाम से जानते हैं। और 23वां जो गुणसूत्र होता है जो पुरुष में XY और मादा में XX होता है जिसे हम लोग लिंग क्रोमोसोम अर्थात लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद में अगला सवाल को देख लीजिए कि कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है, यानी मनुष्य की कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन 38 के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है डीएनए, ऑप्शन बी में दिया है गुणसूत्र, ऑप्शन सी में दिया गया है जीन और ऑप्शन डी में दिया गया है हरित लवक। तो चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ जो होता है ना उसे हम लोग डीएनए कहते हैं। याद रखिएगा डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अर्थात अम्ल होता है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 39 में। क्वेश्चन 39 से बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है। पहला से मिला है जंगल, एक्वारियम, घास के मैदान और डी में दिया गया है मरुस्थल। तो क्वेश्चन नंबर 39 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन स्थलीय परितंत्र का स्थान नहीं है तो एक्वारियम हो जाएगा।
उसके बाद में है कि CFC है, पहला ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन फ्लोरोकार्बन है, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन। यहाँ पे कार्बन फ्लोरोकार्बन जो दिया गया है, 4 ऑप्शन में 4 टाइप के दिया गया है। यहाँ पे आपको शुद्ध खोजना होगा कि CFC का मतलब क्या होता है। आसान भाषा में याद रखिएगा, C से होता है क्लोरो, C और उसके बाद में F से होता है फ्लोरो और C से होता है कार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन ए में दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि आखिर ये CFC होता क्या है। तो वायुमंडल की जो ऊपरी सतह है जिसको ओजोन मंडल बोला जाता है, तो उसी के जस्ट ऊपर बहुत सारे खतरनाक किरण है जिसको हम लोग पराबैंगनी किरण के नाम से भी जानते हैं। अगर पराबैंगनी किरण अगर पृथ्वी पर आ जाएगी ना, तो पृथ्वी पर आके मनुष्य में तरह तरह के रोग उत्पन्न करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे त्वचा रोग। और यही किरण को पृथ्वी पर आने से जो सुरक्षा प्रदान करता है ना, उसे हम लोग O3 अर्थात ओजोन के नाम से जानते हैं। और ओजोन परत को जो क्षय का कारण बनते जा रहा है वो CFC बन रहा है। और CFC के आज इस्तेमाल करने से ही ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, जो आगे चलकर मनुष्य के लिए एक बहुत ही बड़ी घटना, बहुत ही बड़ी खतरनाक घटना साबित हो सकती है, जिससे मनुष्य तरह तरह के बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। आज हम लोग जो भी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट शेविंग कराते होंगे उन सभी को मालूम होगा, उसमें एक क्रीम का यूज़ किया जाता है। उसी क्रीम पे लिखा रहता है CFC, जिसे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं। तो इसे दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण में इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को 1 से लेकर 40 तक के साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण था। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जितने भी स्टूडेंट अभी तक मैथ एंड मैजिक टिप्स द्वारा पब्लिश की गई मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए हैं, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करके मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि मैट्रिक एग्जाम की तैयारी जो है वो काफ़ी आपकी मजबूत हो सके और आप मैट्रिक एग्जाम में काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स ला सकें। साथ ही वेबसाइट पे चले जाके विजिट कीजिए, जिसका नाम है questionforexam.com। questionforexam.com पे भी जाके काफ़ी ही बेहतर से बेहतर आप सभी स्टूडेंट तैयारी कर सकते हैं। या आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर भी प्रत्येक दिन का जितने ही वीडियो बनाए जा रहे हैं सभी का PDF टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाता है। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।